तो चलिए आज एक ऐसी चीज की कहानी जानते हैं जिसे हम रोज हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हमारे नंबर्स यानी हमारी संख्याएं। बस ये 10 निशान 0 से लेकर 9 तक। आज की पूरी मॉडर्न कैलकुलेशन, साइंस, यहाँ तक कि हमारा पूरा कॉमर्स, सब कुछ इन्हीं पे टिका है। इनके बिना सोचिए कि आज की दुनिया ऐसी होती? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इन्हें अरबी अंक कहते हैं, है ना? तो क्या ये सच में वहां से आए? दरअसल इस नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और लंबी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कई महाद्वीपों और सदियों से गुजरी है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि इस मॉडर्न सिस्टम से पहले लोग गिनती कैसे करते थे, और आखिर एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा रोमन अंकों को देखिए। मतलब 344 लिखने के लिए आपको CCXLVV लिखना पड़ेगा। अब सोचिए, इसमें कोई आपसे कहे कि इसको गुणा या भाग करो, कितना मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन था। ये सिस्टम बड़े कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इस मुश्किल का हल कहाँ से निकला? इसका जवाब मिला प्राचीन भारत में। वहाँ से दो ऐसे जबरदस्त क्रांतिकारी आइडियाज आए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला आइडिया था पोजिशनल नोटेशन, यानी स्थानीय मान। मतलब एक ही अंक की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि वो लिखा कहाँ गया है। जैसे 344 में जो 3 है वो सैकड़े की जगह पर है, इसलिए उसकी वैल्यू है 300। उसके बाद वाला 4 दहाई की जगह पर है, तो उसकी वैल्यू 40 हुई। और आखिरी 4 इकाई की जगह पर है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 4। कितना आसान और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना? और दूसरा और शायद सबसे बड़ा इनोवेशन था कुछ नहीं के लिए एक सिंबल। जी हाँ, 0 या शून्य। इसकी शुरुआत 500 ईस्वी के आसपास हुई, जब खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने खा यानी खालीपन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। और 0 का पहला पक्का सबूत एक सिंबल के तौर पर हमें ग्वालियर के एक मंदिर में मिलता है, एक शिलालेख पर जो 876 ईस्वी का है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर इस सिस्टम का आविष्कार भारत में हुआ तो इसका नाम अरबी अंक क्यों पड़ा? चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस राज को समझते हैं। हुआ ये कि ये सिस्टम भारत से निकलकर इस्लामी दुनिया तक पहुंचा। वहां के स्कॉलर्स ने इसको खूब पढ़ा, समझा और इस ज्ञान को और फैलाया। एक फारसी गणितज्ञ थे अल-खवारिज़मी, उन्होंने इस पर एक पूरी किताब लिखी, और फिर इसी रास्ते से धीरे धीरे ये सिस्टम यूरोप तक जा पहुंचा। तो यहाँ पॉइंट समझने वाला है, अरब लोग खुद इस सिस्टम को अल-हिसाब अल-हिंदी कहते थे, जिसका मतलब है भारतीय अंक गणित। लेकिन जब यूरोपीय लोगों ने इसके बारे में सीखा तो उन्होंने अरब लोगों से सीखा, इसलिए उन्होंने इसका नाम अरबी अंक रख दिया। तो ये नाम ओरिजिन का नहीं बल्कि ट्रांसमिशन का है कि ज्ञान किसके जरिए मिला। और जैसे यूरोप में ये सिस्टम पहुंचा, पियरे साइमन लैप्लास जैसे बड़े विचारकों ने फौरन इसकी अहमियत को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमें एक ऐसी शानदार विधि दी है जो इतनी सिंपल लगती है कि हम उसके असली मेरिट को भूल जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में दुनिया में सिर्फ यही एक एडवांस सिस्टम नहीं था? इसके पैरेलल चीन में भी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप हो चुका था। और ये कमाल की बात है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने एक ही प्रॉब्लम यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को अपने अपने तरीके से सॉल्व किया। चीन का जो सिस्टम था उसे कहते हैं रॉड न्यूमरल सिस्टम। इसमें फिजिकल गिनती की छड़ों का इस्तेमाल होता था, जिनको एक बोर्ड पर रखा जाता था। अब इसमें कंफ्यूजन न हो, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। वो हर प्लेस वैल्यू के लिए रॉड्स का ओरिएंटेशन बदल देते थे। जैसे इकाई के लिए वर्टिकल रॉड्स, तो दहाई के लिए हॉरिजॉन्टल रॉड्स, फिर सैकड़े के लिए वापस वर्टिकल। कितना स्मार्ट सोल्यूशन था ना? ये सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि इसमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका था। सोच के देखिए, पश्चिम में इस कॉन्सेप्ट के आने से सदियों पहले पॉजिटिव नंबर्स के लिए लाल रंग की रॉड्स यूज होती थीं और नेगेटिव के लिए काले रंग की। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर चीनी रॉड सिस्टम इतना एडवांस्ड और केपेबल था, तो फिर हिंदू अरबी सिस्टम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया और चीनी सिस्टम इतिहास में कहीं खो क्यों गया? इसका एक जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं एपिस्टेमिक इनजस्टिस या ज्ञान संबंधी अन्याय। इसका मतलब है जब किसी ज्ञान का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को मिटा दिया जाता है या उसे कम आंका जाता है। देखिए,
हुआ ये कि यूरोसेंट्रिक सोच ने ग्रीक मैथमेटिक्स को, जो फॉर्मल प्रूफ और ज्योमेट्री पर बेस्ड था, असली मैथमेटिक्स का दर्जा दिया। वहीं पूर्व की जो परंपराएं आईं, जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित थीं, उन्हें सिर्फ व्यावहारिक काम कहकर कम आंका गया। मतलब मैथमेटिक्स की एक स्टाइल को दूसरी से ऊपर रखा गया। तो इस पूरी कहानी का, इस छुपे हुए इतिहास का मतलब क्या है? इसको समझना मैथमेटिक्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स किसी एक जगह से नहीं आई, ये पूरी दुनिया की विरासत है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ वाली। और तीसरा, इतिहास को अक्सर पावर और कल्चरल प्रेफरेंस अपने हिसाब से लिखते हैं। इन कहानियों को फिर से सामने लाने से हमें इंसानी दिमाग की असली, बेहतर और ज़्यादा समावेशी तस्वीर मिलती है। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जाने माने इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां हैं, कितने गुमनाम इनोवेटर्स हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है और जो अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।